नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महायज्ञ है और हमसे बस इसमें अपनी आहुति देनी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि उनका एक एक वोट देश की दिशा और दशा को बदलने का काम भी करेगा। महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सभी को अपनी आहुति देनी है। सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें और आपका एक एक वोट इस देश की दिशा और दशा को बदलने वाला है, देश का इतिहास बनाने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 सालों तक एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के लिए विशेष उन्होंने चिंता करी है। उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। उत्तराखंड से उनको एक अत्यधिक लगाव है। हर समय उनके स्मरण में उत्तराखंड रहता है। इसलिए अब हम सभी उत्तराखंड वासियों की बारी है। हम 100% यहाँ से मतदान करें और 100% वोटों से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत जरूर डालें। साहब, पूरे चुनाव में कमान आपने संभाली, किस तरह की उम्मीद है? 5 लोकसभा सीट पे जब पिछली बार के इतिहास दोहराएंगे, क्या बम्पर होने की उम्मीद है? पूरा एकदम ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक जीत विजय होगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण में मतदान होगा। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। दूरदराज क्षेत्रों में बनाए गए पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया है। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि देहरादून या फिर उत्तराखंड की पूरी बात करें तो लगभग 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले ही चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव होंगे, जहां पर लगभग 50 से अधिक प्रत्याशी मैदान में होंगे और उन सभी के किस्मत जो है वो दांव पर लगेंगे। उसके लिए फिलहाल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है वो पहाड़ी राज्य ज़्यादा है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ी एरिया में है और इसको देखते हुए सरकार ने पूरी तरह से वहां पर चुनाव को जो है वो करवाने के लिए अपनी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। जगह जगह पर जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उन पर पोलिंग बूथ की टीमें भी रवाना कर दी हैं। यानी 100% वोटिंग जो है वो करवाने की वहां पर जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महापर्व के अंदर इस लोकतंत्र में जुड़ें और अपने मताधिकार का जो है वो इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि उनके सामने आए। क्योंकि 2019 के लिए पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद अब 2024 के ये आम चुनाव कल से शुरू होने हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और इसमें सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कल ही चुनाव होने वाले हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। धनराज, जरा बताना चाहेंगे आपकी किस तरह से उत्तराखंड की 5 सीटों का जो चुनाव है वो कल पहले चरण में होना है, तो ऐसे में प्रशासन और सरकार की तैयारियां किस तरह से देखने को मिल रही हैं? क्योंकि एक ही चरण में पूरी सभी सीटों पर चुनाव करवाने हैं। उसमें कल पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि 19 तारीख को ये मतदान होगा और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका होगा और शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। और इससे पहले यदि बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां यहाँ पर की हैं और तमाम पार्टियों का जो प्रचार प्रसार है वो कल शाम रुक चुका है, यानी कि अब प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो पार्टी के प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो तैयारियां हैं वो पूरी यहाँ पर हो चुकी है। और खास बात यह है कि जो पहला चरण है, पहले चरण में 5 लोकसभा जो उत्तराखंड की है उनका मतदान होना है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से 100% मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो जागरूकता अभियान चलाया है वो किस तरीके से कामयाब होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से जो निर्वाचन आयोग की टीमें हैं या अधिकारी हैं वो सभी कहीं ना कहीं 100% चुनाव होने वोटिंग होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और तमाम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और घर घर जाकर कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक से इस तरह के जो जागरूकता अभियान है वो चलाया गया है। बिल्कुल धनराज, एक ही चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम तरह की सुविधाएं हों या सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाका भी उत्तराखंड है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ी एरियाज में हैं, तो ऐसे में किस तरह की खास तैयारियां रखी गई हैं प्रशासन की तरफ से? कितने पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं? कितनी दूरी पर लोगों को जाना पड़ेगा? क्या खास तैयारियां हैं?
बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड का जो दूर दराज का इलाका है, वहां पर कहीं ना कहीं जो वोटर होते हैं उनको बूथ तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं ताकि किसी भी वोटर को कोई दिक्कत ना हो और वो अपना वोट आराम से डाल सके। और वहीं यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कल यानी कि कहा जाए कि जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर रहेगा और जो मतदान है उसको संपन्न कराना कहीं ना कहीं एक बड़ी प्राथमिकता प्रशासन की होगी। और आप देखिएगा कि यदि हम सुविधाओं की बात करें तो दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक अलग से कहीं ना कहीं ये प्रशासन की तरफ से किया गया है, निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है कि जो बूथ है उन पर जो व्हील चेयर है वो भी मौजूद रहेंगी और जो लोग बूथ स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए एक सुविधा ये रखी गई है कि घर पर जाकर ही उनका वोट कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार एक नया ये रखा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि 85 वर्ष से अधिक के हैं और जो बूथ स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए घर में ही वोट डालने की सुविधा, बूथ पर न जाना पड़े, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए घर पे ही सुविधा रखी गई है। जी शीतल। बिल्कुल धनराज, कुछ बूथों को जो है वो संवेदनशील भी होते हैं, कुछ अति संवेदनशील भी होते हैं। कौन कौन से या कितने बूथ हैं जो संवेदनशील के जोन में जो है वो रखे गए हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए यदि उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर ऐसे अति संवेदनशील इलाके बहुत कम है क्योंकि ये उत्तराखंड एक प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पर शांति के साथ सभी लोग मतदान करते हैं। और आप यदि संवेदनशील की बात करें लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो, SDRF हो या NDRF की टीमें हो, उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए जाते हैं और वो सभी टीमें कहीं ना कहीं सतर्क रहती हैं। और ऐसे लोगों को पहले से ही निर्वाचन आयोग ने कहा जाए कि एक अपील भी की है कि यदि कोई तरह का हुड़दंग मचाता है या कोई बूथ पर जाकर झगड़ा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और शीतल, आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की हम बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में है और आने वाले समय में वो किसके पाले में होगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो मतदाता है या युवा मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस बार जागरूक हुआ है और कहीं ना कहीं जो मतदाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की टीम की तरफ से लगातार युवाओं को खासकर जागरूक करने की बात की गई है। जो नए मतदाता हैं वो बूथ स्टेशन पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर जनता के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल उत्साह जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में 5 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रशासन ने फिलहाल पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कुल 1880 पोलिंग स्टेशनों में से क्रिटिकल 136 पोलिंग स्टेशनों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करी जा रही है। इसमें 10 कंपनी CRPF व ITBP की लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही इंटर स्टेट बॉर्डर शहर में 10 जगह पड़ता है, जिसको लेकर सख्ती से चेकिंग शुरू की जा चुकी है। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा संबंधी नियमावली का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम और एक्स्ट्रा फोर्सेज व रिजर्व फोर्सेज की तैनाती भी की जा रही है। हमारे जो जैसा भी बताया मैडम है कि इसमें जो हमारी जो 1880 जो पोलिंग स्टेशन है इसमें जो क्रिटिकल हमारे चिन्हित हुए थे 136, जिसमें सभी पर हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमें 10 कंपनी CRPF ITBP और फोर्सेस मिली है इसमें, जो हमें 10 कंपनियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर है 10 जगह पड़ता है देहरादून से, वहाँ भी हमारी राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग स्टार्ट हो गई है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी इसमें लगी हुई है। तो देखा जाए सुरक्षा के जो मानक है, क्रिटिकल जो बूथ चिन्हित किए गए हैं ARO द्वारा या पुलिस कर्मियों ज्वाइंट उसमें, उन सभी पर जो मानक के अनुसार, चुनाव आयोग के मानक के अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 21 थाने जो हमारे हैं उसमें अलग से QRT में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्व में दिया गया कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वो वहाँ पर जाएंगे। साथ ही रिजर्व का कंपोनेंट भी देखा जाए तो हमारे जो सेक्टर अधिकारी लगे हैं, 233 सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, 6 सुपर जोन बनी है। इस तरह करके सभी अधिकारियों को भी रिजर्व में फोर्स दिया गया, खासकर ऋषिकेश और चक्राता विकासनगर में अलग अलग क्योंकि दूरस्थ हेडक्वार्टर से पड़ते हैं तो वहाँ भी हमने अलग से फोर्स रिजर्व में दिया गया, किसी आवश्यकता पड़ने पर वो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल की अध्यक्षता में
पुलिस लाइन में चुनाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। बैठक में पुलिस प्रशासन, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वन विभाग, होम गार्ड्स और पीआरडी के जवानों को आदर्श और निष्पक्ष मतदान कराए जाने हेतु संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्दी निर्वाचन के विश्वास का प्रतीक है, जिसमें आम जनता को सुरक्षा का एहसास होता है। समस्त सुरक्षा बलों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने अपने दायित्वों को कुशलता से निभाते हुए ईवीएम की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखेंगे। पोलिंग बूथ पर अगर कोई अराजक तत्व आते हैं तो समय रहते हुए उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को भी दी जाए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड हमारी जो फाइनल ब्रीफिंग थी वो आज को उसकी की गई है, जिसमें समस्त हमारा जो फोर्स है उसका जो जोनल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे उनके साथ साथ जो हमारा पोल ड्यूटी में जो फोर्स लगा है, बॉर्डर्स पर जो फोर्स लगा है, जो हमारे अन्य जितनी भी अनुषंगिक जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं उन सभी की एक जनरल ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें जो पोलिंग डे जो एक महापर्व है इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं और जितनी भी हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप सभी को ब्रीफ किया गया और आज इनको यहाँ से रवाना किया गया है। कल ये पोलिंग पार्टियों के साथ जाके और सकुशल संपन्न करेंगे। हरिद्वार से 1714 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना किया जाएगा। शाम 5 बजे तक तमाम पोलिंग पार्टियों पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी। इसकी जानकारी जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गढ़ब्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद हरिद्वार में 14,70,000 वोटर पंजीकृत है, जिसको देखते हुए जनपद में कुल 861 मतदान केंद्र और 1,714 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस ने अवैध तरीके से लाए जा रहे लगभग 8 करोड़ रुपए एकड़ कर सील किए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान व्यवस्था बाधित करने वाले लगभग 15,000 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। वहीं जनपद के अंदर लगभग 10,000 लाइसेंसधारी व्यक्ति हैं, उनमें से बिना किसी दबाव के 9,000 लोगों के द्वारा असले थाने में जमा कराए गए हैं। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम 5 बजे से सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। एसएसपी ने बताया कि 247 संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसको देखते हुए जनपद को 4 सुपर जोन, 33 जोन व 161 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बूथ में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा फोर्सेज लगाई गई हैं। इसमें देखिए, कल दिनांक 18 तारीख को हमारे 1714 पोलिंग पार्टी सेंट्रल स्कूल BHEL से रवाना होंगे और अपने गंतव्य स्थान तक लगभग शाम तक का समय है जब हमारी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज हमारे पहुंचेंगी। पूरे जनपद में लगभग 14,70,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं और जनपद के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1714 पोलिंग बूथ को ये पोलिंग बूथ जो हैं 861 पोलिंग स्टेशंस लोकेशंस में हैं। इन पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मतदान को मॉनिटर करने के लिए लगभग 161 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं, जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा 50% बूथों में, लगभग 857 बूथों से डायरेक्ट मतदान का जो है उसकी वेबकास्टिंग होगी, जिसका ट्रायल रन हम लोगों ने कल कर भी लिया है और उसको मॉनिटर करने के लगभग 80 कर्मचारी हैं जो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं, वो मॉनिटर करेंगे। रवानगी से लेकर पोल डे पे हर 2 घंटे की सूचना पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जितने पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी हमें इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। ईवीएम सुरक्षित रहे, इसके लिए विशेष रूप से इस बार ये तैयारी की गई है कि जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के पास एक्स्ट्रा मशीनें हम लोग देते हैं, वो सारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने मतदान केंद्रों में ही रहेंगे। वो किसी प्राइवेट होटल्स में या अपने घरों में नहीं रहेंगे
और किसी भी दशा में ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने ईवीएम मशीन्स को किसी होटल्स में, घरों में न रखें, और अगर ऐसा पाया जाता था उसके खिलाफ हम तत्काल कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करें। को लेके आज सुबह एक ब्रीफिंग सभी पुलिस कर्मियों की, सभी जोनल ऑफिसर, जोनल सेक्टर और पुलिस ऑफिसर्स की एक ब्रीफिंग ली गई थी। इसके बाद कल सुबह सभी लोग यहाँ से पीठासीन अधिकारियों के साथ जो भी गाड़ियाँ उसमें कमीशनिंग होकर जाएंगी। इस संबंध में मैं आपको ये अवगत कराता हूँ, पूरे जनपद में हम लोगों के द्वारा करीब 4 सुपर जोन और 33 जोन और 161 सेक्टरों में पूरी हमने डिवाइड किया है, जिसका अलग अलग 3 हम लोगों ने इसमें कम्युनिकेशन के अलग अलग ग्रिड बनाए हैं, जो जिसमें लक्सर, रुड़की और हरिद्वार अलग अलग ग्रिड से जुड़ के सभी पुलिस ऑफिसर इसमें जुड़े रहेंगे। टोटल 4000 पुलिसकर्मी इसमें तैनात हैं। इसके साथ साथ करीब 13 कंपनी CAPF और 4 कंपनी हमारी PAC पूरी इलेक्शन ड्यूटी में तैनात है। कुल मिला के करीब 7000 से ऊपर पुलिसकर्मी इसमें तैनात किया गया है। आज 5 बजे के बाद जैसे ही हमारा प्रचार समाप्त होता है, उसके बाद आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में संबंधित जो हमारे SO इंस्पेक्टर्स हैं और सर्कल ऑफिसर हैं, उनको भी इस संबंध में अवगत कराया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी परिवहन, भले वो अल्कोहल का हो या किसी भी अन्य इलीगल वस्तु का हो, उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। इस पूरे प्रोसेस को शांतिपूर्वक संपन्न कराना हमारा एक ध्येय है और हम लोग जनपद हरिद्वार इसमें हम लोग लगातार इस पर प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में जो हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, उसमें करीब हम लोगों ने 16000 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, जिनकी हम लोगों ने बाउंड डाउन भी किया है। करीब 140 के आसपास लोग हम लोगों ने जिला बदर इसमें किए थे, जो इलेक्शन में किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते थे, और साथ में करीब 240 के ऊपर में 110 जी की कार्रवाई की गई है। तो इस पूरे प्रकरण में तो ये कहूँगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब पोलिंग पार्टियां भी अपनी मंजिल पर रवाना हो रही हैं। नैनीताल जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1010 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हल्द्वानी से दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। निर्वाचन विभाग के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि जिले के 6 विधानसभाओं में 1010 पोलिंग बूथ में 57 पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही अन्य मतदान कार्मिकों को उनकी ड्यूटी और औपचारिकताएं संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना है, उनसे मतदान भी कराया जा रहा है। ये हमारे जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से धारी जो भीमताल विधानसभा क्षेत्र है, उसकी 57 पोलिंग पार्टी 2 दिन पूर्व रवाना होती है, तो वो लोग आज रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा सभी अन्य विधानसभा क्षेत्र के जितनी पोलिंग पार्टीज हैं, उनकी आज यहाँ पर उपस्थिति ली जा रही है और उनको स्टेशनरी से संबंधित बैग दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए थे। जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी है और जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया गया था, वो यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं, और जिनके द्वारा EDC के लिए आवेदन किया गया है, उनको आज EDC दिया जा रहा है, जिससे कि वो मतदान के दिन अपने बूथ पर वोट डाल सकेंगे। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती समारोह समिति उत्तराखंड के मुख्य संयोजक व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल सिंह रावत ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। गोपाल सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों की नीति से प्रभावित होकर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे, जिसमें नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट 5 से 6 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री जी आए और हमने उनको हेलीपैड में गुलदस्ता पुष्प देकर उनका स्वागत किया और रोड शो भव्य, हजारों के तादाद पर लोग रोड शो में शामिल थे। और आगे योगी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर अपने संबोधन में जनता का दिल जीता और जनता
भव्य रूप से उनका जनता ने स्वागत किया और मोदी जी आए। मोदी जी ने जनता को कहा कि ये चुनाव जो है मोदी का है, ये चुनाव मोदी जी का है और इसको आप अपने पर जीतेंगे। जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहां आकर जनता के बीच में संबोधने वाले समय में आप विकास 4 सालों से जो विकास रुका हुआ है वो मोदी जी ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देश में, अंतर्राष्ट्रीय में, विश्व पटल में हिंदुस्तान का नाम चल रहा है कि विश्व में हिंदुस्तान सबसे आगे विकास के उस पे चल रहा है कि यहाँ विकास हिंदुस्तान में बहुत भव्य प्रकार से हो रहा है। ये मोदी जी के ही कर कमलों से हो रहा है और हमारे उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों से उत्तराखंड का विकास भव्य रूप से हो रहा है और आने वाले समय में आप अपना अमूल्य वोट कमल के फूल में अपना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में स्थित बास्टिला गांव में बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बनाया है। इस घटना में व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय पप्पू तिवारी निवासी बास्टिला के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पप्पू तिवारी रात को अपने खेत में निगरानी करने के लिए गया था। इसी दौरान खेत में घात लगाए बैठे बाघ ने युवक पर हमला कर दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर अन्य लोगों ने बाघ को जंगल में खदेड़ दिया। बाघ के हमले से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को लेकर धरने पर बैठ गए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में बाघ की यह 5वीं घटना है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को कई बार चेताने के बावजूद भी हमलावर बाघ को पकड़ नहीं पाया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और हमलावर बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की है। ये लालपुर बास्टिला में एक घटना हुई है जो 5वीं घटना के रूप में यहाँ पे देखी जा रही है और वो अपने घर के पास खेतों पर चौकीदारी कर रहे थे पप्पू तिवारी जी। उनको घसीटते हुए बाघ 60 से 70 मीटर अंदर तक ले गया है। निश्चित रूप से ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और बार बार हमारी मांग रहती है कि हमें वन्य जीव से हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जब घटना होती है उच्च अधिकारी आने के बजाय, आज भी आप देख रहे होंगे लगभग 2 या 3 घंटे देरी से यहाँ पे उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, अब जाके पहुंचे और ग्रामीण मांग कर रहे हैं, 100 को उठाने भी नहीं दे रहे। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमें इन जंगली जानवरों से और इस बाघ के आतंक से हमें निजात दिलाई जाए और जो पप्पू तिवारी की पत्नी है उनको जो है नौकरी दी जाए। इस आश्वासन के साथ अगर ये मानते हैं तो हम 100 को उठने देंगे और यदि अब भी हमें जो है वन्य जीवों से सुरक्षा नहीं मिली तो एक रणनीति बनाने की अब जरूरत है हमें और ग्रामीणों के कर एक बड़ा आंदोलन करने का मन हम लोगों ने हुई है। बास्टिला गांव में पप्पू तिवारी नाम का एक 40 वर्ष के आदमी को ऊपर एक टाइगर ने अटैक किया है, तो उसका बॉडी अभी हम रिकवर कर लिए हैं। इसका पोस्टमार्टम। बढ़ते आगे, जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र के देवभूमि लाखा मंडल में बिस्सू मेला की शुरुआत हो गई है। यह मेले का आयोजन पौराणिक काल से हो रहा है। आपको बता दें, बिस्सू मेले के शुभारंभ के बाद जौनसार बाबर में जगह जगह इस तरह के मेलों का आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। लाखा मंडल में आयोजित बिस्सू मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर सहित अन्य कई जगह से लोग भाग लेते हैं। जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश देवभूमि लाखा मंडल से सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बिस्सू मेले की थोड़ियों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज यहाँ लाखा मंडल में पूरे गढ़वाल से, रवाई से, हिमाचल से, बावर से कई लोग आते हैं और इसमें जो है यहाँ पे मेला, ये फर्स्ट मेला है जो आज यहाँ, इसके बाद कई मेले अब जो आगे होंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ पे भोलेनाथ के नगरी से, भोलेनाथ के यहाँ पे स्थान से जो है लाखा मंडल का मेले से स्टार्ट होता है और आज यहाँ पे सभी लोग जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है यहाँ पे मेले का आनंद लेंगे। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस मेले का आज सब लोग लुत्फ उठाएं। नमस्कार।
रामनवमी के उपलक्ष्य में विकासनगर बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राम दरबार लोगों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं कई अन्य झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल की गई थी। यह शोभा यात्रा विकासनगर बाजार से होते हुए पेट्रोल पंप विकासनगर होते हुए वापस विकासनगर में आकर संपन्न हुई है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में आज रामचंद्र जी का जन्मदिन है, तो ये उस उपलक्ष्य में उनके जन्म के उपलक्ष्य में निकाली। यात्रा का जो संचालन है किन किन मार्गों से हो रहा है? यात्रा का संचालन गुररी हनुमान मंदिर से ये पेट्रोल तक अनिल कुमार के पेट्रोल पंप तक जाएगा और वहाँ से मुड़कर फिर वापस हनुमान मंदिर में जाएगा। इस जो शोभा यात्रा में कौन कौन सी झांकी हैं जो तैयार की गई है? उसमें राम दरबार है और भारतीय ताकत को दिखाया गया है, जिसमें मिसाइल है भारत द्वारा बनाई गई, भारत माता की झांकी है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।